हेलो गाइस। तो नेक्स्ट अपन कुछ कंसोलिडेशन के अंदर कुछ डिजीज बच गई है, उनकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ एस्पिरेशन निमोनिया की। तो एस्पिरेशन निमोनिया यूजुअली क्या होता है कि जो नॉर्मल पर्सन उनमें कॉमन नहीं होता। ठीक है, जो ऐसे लोग जो खाने के टाइम पे कुछ एस्पिरेट कर जा रहे हैं, उस कारण से ऐसा होता है। तो मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे इट इज़ ए डायरेक्ट केमिकल इंसल्ट ऑफ द लंग। इट इज़ डायरेक्ट केमिकल इंसल्ट ऑफ द लंग ड्यू टू entry of the foreign substance that can be liquid, that can be solid। अब प्रेजेंटेशन कैसे होता है? अक्यूट है कि हाँ अचानक कोई निकला, आपके पास में पेशेंट आ गया कि ये खाना खा रहा था और अचानक ऐसा हो गया। एक होता है क्रोनिक। क्रोनिक मतलब जो छोटा छोटा माइक्रो इंस्पिरेशन होता रहता है, माइक्रो एस्पिरेशन जिसको बोलते हैं, वो होता रहता है, पेशेंट को पता भी नहीं होता। धीरे धीरे जब चीज़ें डेवलप होने लगती है, जो कंसोलिडेशन या फिर उसके अंदर न्यूमोनिया होने लगता है, तब सिम्टम्स आते हैं, उसके बाद पता लगता है कि इनको माइक्रो एस्पिरेशन हो रहा था। ठीक है, तो कॉमनली किन में होता है? मेनली जो एल्कोहलिक पेशेंट है, ठीक है, जो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, जो मतलब वोमिटिंग साथ में होती रहती है, तो उस कारण से स्प्रेड कर जाते हैं। इसके अलावा जनरल एनेस्थीसिया, आपने कोई एनेस्थीसिया किया है, साथ में गैस्ट्रिक कंटेंट बोलते हैं ना कि जब बेहोश करते हैं या एनेस्थीसिया, तो कोई सर्जरी होती है, मेजर सर्जरी होती है, उसके 6 घंटे पहले खाना नहीं चाहिए या ओवरनाइट आपको खाना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको एस्पिरेशन निमोनिया होने का खतरा रहेगा। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कोई हेड इंजरी हुई, कुछ आरटी हुआ, बेहोश है, मतलब बेहोश हो गया, तो गैस्ट्रिक कंटेंट अंदर जा सकता है। इसके अलावा फेरिंजियल या एसोफेजियल कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो पहले से ही, कंजेनिटल भी हो सकता है या बाद में कोई ट्रॉमेटिक हो गया उससे भी ऐसा हो सकता है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, यस, उसके अंदर भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा स्वेलोइंग डिसऑर्डर हो, तो इस तरह की कंडीशंस के अंदर इस तरह का न्यूमोनिया कॉमन होता है। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं। यस, आप लोग देख पा रहे हैं, तो जो मोस्ट कॉमन लोकेशन होती है न्यूमोनिया का, एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या होती है। तो मोस्ट कॉमन लोकेशन राइट लोअर लोब होता है मेनली न्यूमोनिया के अंदर। राइट लोअर लोब में सेगमेंट की बात करूँ तो सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब या फिर पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट ऑफ लोअर लोब मेनली यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे पेशेंट या तो सिटिंग पोजिशन में होता है या तो फिर स्टैंडिंग में होता है, तो मेनली कॉमन ये होता है। ठीक है, एक होता है सुपाइन पोजीशन में मोस्ट कॉमन लोब कौन सा होगा, तो वो मोनली पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब होता है। तो जब पेशेंट सुपाइन है, गैस्ट्रिक कंटेंट, जैसे मैंने बताया कि एल्कोहलिक पेशेंट है, वो सो गया है, बेहोश हो गया है, या फिर अंडर द मतलब एल्कोहल के अंडर वो इन्फ्लुएंस्ड है, या फिर गैस्ट्रिक जो कंटेंट जो अंदर जाता है, जैसे मैंने बताया कि जो जनरल एनेस्थीसिया है या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का पेशेंट है, उनके अंदर ऐसा होता है। बाकी सिटिंग पोजीशन जैसे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो गया, स्वेलिंग डिसऑर्डर हो गए, फेरिंजियल एब्डोमिनलिटीज हो गई, उनमें सिटिंग पोजीशन के अंदर यदि जा रहा है तो मेनली लोअर लोब राइट साइड में होगा, और ऐसे सुपाइन के अंदर पोस्टर सेगमेंट ऑफ अपर लोब में मेनली होता है। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, एक सिटी कट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये एक्यूट कंडीशन है, जो एस्पिरेशन निमोनिया की एक्यूट है। तो यहाँ पे मेनली जो एक्यूट मतलब अचानक जो है वो गया, तो यहाँ पे बायलेटरल मेनली होगा, पेशेंट अंदर जो मतलब इनहेल कर गया गैस्ट्रिक कंटेंट, या इनहेल कर गया कोई भी सॉलिड या लिक्विड इनहेल कर गया, तो उस कारण से बायलेटरल पिक्चर आपको दिख रही होगी। यहाँ पे एक तरह से क्या दिख रहा है आपको, बेजल एरिया के अंदर मेनली आपको यहाँ पे मिलता है। तो मेनली सेंट्रिलोबुलर नोड्यूल्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, जीजीओ अथवा कंसोलिडेशन मेनली आपको यहाँ पे मिल सकता है। मेनली जो कौन सा होगा, लोबार कंसोलिडेशन। लोबार कंसोलिडेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, क्रोनिक के अंदर लोबार कंसोलिडेशन नहीं मिलता, यही आपको डिफरेंशिएट याद रखना है। तो क्रोनिक जैसे एस्पिरेशन जो कोई कर रहा है, जैसे गर्ड है या फिर एसोफेजियल या फेरेंजियल एब्डोमिनलिटी, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, स्वेलिंग डिसऑर्डर है, गर्ड है किसी को, तो उनके अंदर मेनली सेंट्रिलोबुलर नोड्यूल्स और जीजीओ मेनली यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, स्मॉल फोकाई मिलेंगे, मतलब लोबार कंसोलिडेशन मेनली नहीं मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे रेटिकुलर इंटरस्टिशियल पैटर्न भी आपको मिल सकता है, क्योंकि क्रोनिक है, धीरे धीरे केमिकल इंसल्ट होते होते वहाँ पे साथ में फाइब्रोसिस डेवलप भी हो जाता है, तो यहाँ पे आपको इंटरस्टिशियल पैटर्न भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इफ्यूजन, यस, इफ्यूजन आपको यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पल्मोनरी इन्फेक्शन। पल्मोनरी इन्फेक्शन क्या होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म आपको हुआ, उसके बाद में पल्मोनरी इन्फेक्शन साथ में हो गया, तो फॉलोइंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म पल्मोनरी इन्फेक्शन होता है, तो उसके कौन कौन से साइन होते हैं उनकी मैं आगे बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो साइन होता है उसको अपन बोलते हैं हैम्पटन हम। तो एक्सरे में भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो या फिर सीटी में भी आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। देख सीटी का कट सेक्शन आपको दिख रहा होगा, दिस इज द लेफ्ट साइड, इज द राइट साइड, इज द लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे ये
ये ब्रोंकियल डिवीजन यहाँ पे हो गया, ब्रोंकियल डिवीजन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। उसके बाद में जो वेसल आपको यहाँ पे दिख रही है, इस वेसल के अंदर ये देखिए वाइट जो आपको दिख रहा है, ये ब्लैक जो आपको जो वाइटिस है, ये जो आपको जो कंटेंट यहाँ पे जो ब्लड हो गया, यहाँ पे साथ में आपको ये एम्बुले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो एरो मार्क यहाँ पे दिख रहा है, तो दिस इज द ब्लैक कलर, दिस है ब्लैक कलर। ये जो वाइट है वो तो ब्लड होगा आपका, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रास्ट है, तो कॉन्ट्रास्ट ये कॉन्ट्रास्ट आपका रहेगा। ये एम्बुला वो कॉन्ट्रास्ट नहीं लेगा, तो यहाँ आपको ये ब्लैक कलर का दिखाई, ब्लैक या ग्रे आपको दिखाई देगा। तो वेसल के अंदर आपको ब्लैक और ग्रे दिखाई देगा, और साथ ही आपको एक इन्फाक्ट होता है जो प्लूरल बेस्ड रहता है, कि वेज शेप इन्फाक्ट आपको मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एम्बुलाई इस पार्ट को जो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई हो रही थी वो यहाँ पे इस कारण से रुक गई है, और यहाँ पे धीरे धीरे ओलिगेमिया होता है पहले, जिसको अपन वेस्टरमार्क साइन भी बोलते हैं। ओलिगेमिया के बाद में यहाँ पे धीरे धीरे इन्फाक्शन डेवलप हो गया, इस पार्ट, ये पार्ट का नेक्रोसिस भी देखिए स्टार्ट हो गया, तो इसको अपन वेज शेप इन्फाक्ट बोलते हैं। तो इसको हैम्पटन हम्प बोला जाता है, ठीक है। साथ में आता है फीडिंग वेसल साइन, ये देखिए एक पेरिफेरल एक ओपेसिटी है यहाँ पे, यस यहाँ पे ए ब्रोंकोग्राम नहीं होंगे, मेनली ओपेसिटी रहेगी वेज शेप। और ये देखिए एक वेसल यहाँ पे आ रही है, इसको फीडिंग वेसल साइन बोलते हैं। सर बोले सर फीडिंग वेसल कहाँ कहाँ होता है? तो फीडिंग वेसल जो मेनली जो डिस्क्राइब किया गया है वो फीडिंग वेसल मेनली डिस्क्राइब किया गया सेप्टिक एम्बोलाई की, लेकिन इन्फेक्शन में भी आपको मिलेगा, ब्रोंकोएल्वियोलर कार्सिनोमा में भी फीडिंग वेसल साइन आपको मिल जाता है। फिर आता है हेलो साइन, ठीक है। तो हेलो साइन यहाँ पे मेनली मिलता है, ये देखिए यहाँ पे एक तरह के बीच में आपको ये सेंट्रल कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है, और ये हेमरेज है यहाँ पे, साथ में ब्लीडिंग भी यहाँ पे हो गई है, ठीक है। तो एम्बुलेंस के कारण यहाँ पे कंसोलिडेशन बन गया, एम्बुला ही था, यहाँ पे कंसोलिडेशन, ये सेंट्रल कंसोलिडेशन है, और साथ में यहाँ पे आपको ये हेमरेज हो गया। तो हेलो साइन जो मेनली डिफाइन किया गया है वो किया गया है एंजियो इन्वेजियो एस्परजिलोसिस, मतलब एस्परजिलोसिस इन्फेक्शन हुआ आपको और आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है, तो वो ब्लड में चला गया आपके, और आपको एंजियो इन्वेजियो मतलब इन्वेजिव टाइप का एस्परजिलोसिस हो गया। एस्परजिलोमा इन्वेजिव टाइप का नहीं होता, वो इसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, लोकल वो इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पे एंजियो इन्वेजिव एस्परजिलोसिस हो गया आपको, तो उसके अंदर ही मेनली हेलो साइन डिफाइन किया गया है, लेकिन यहाँ पे लंग इन्फेक्शन में भी आपको ये मिलता है। इसके अलावा ब्रोंकियल कार्सिनोमा में भी आपको मिल सकता है, ठीक है। फीडिंग वेसल मैंने आपको बता दिया। फिर आता है एक रिवर्स हेलो साइन, यस रिवर्स हेलो मतलब हेलो का उल्टा। हेलो में क्या था? सेंट्रल कंसोलिडेशन और पेरिफेरल, ये हेमरेज है, इसको अपन जीजीओ बोलेंगे, तो पेरिफेरल जीजीओ। इसका उल्टा क्या होगा? सेंट्रल क्लियरिंग एंड पेरिफेरल कंसोलिडेशन। देखिए यहाँ पे सेंट्रल में क्लियरिंग है, सेंट्रल आपको ब्लैक दिख रहा है, और पेरिफेरल यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है। देखिए सेंट्रल आपको क्लियर दिख रहा है, पेरिफेरल आपको ये कंसोलिडेशन यहाँ पे, कंसोलिडेशन यहाँ पे, सेंट्रल आपको क्लियरिंग दिख रही है। तो इसको एटोल बोला जाता है। एटोल मतलब आपको समझ में आएगा एटोल क्या होता है। ये बहुत सारे आइसलैंड्स है यहाँ पे, ये देखिए आपके आइसलैंड्स आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे आइसलैंड है और सराउंडेड बाई लगून्स है। तो सेंट्रल क्लियरिंग और दिस इज कंसोलिडेशन, दिस इज जीजीओ क्लियरिंग, तो इसको अटोल बोला जाता है। इसको रिवर्स हेलो साइन को अटोल साइन भी बोलते हैं। तो कहाँ मिलेगा अटोल साइन? कहाँ मिलता है? रिवर्स हेलो साइन कहाँ मिलता है? ऑर्गेनाइजिंग न्यूमोनिया। ऑर्गेनाइजिंग मोस्ट कॉमनली इसका कारण नहीं पता, उसको क्रिप्टोजेनिक बोल दिया जाता है। क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग न्यूमोनिया के अंदर ये मिलता है। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म या पल्मोनरी इन्फेक्शन के अंदर आपको प्लूरल इफ्यूजन आपको मिल सकता है। डायफ्राम एलिवेटेड हो सकता है, क्योंकि आपका जो वेस्ट शेप एरिया है यदि डायफ्राम पर आ रहा है तो आपको एलिवेटेड दिखता है, या फिर आपको इन्फेक्शन के बाद में साथ में कोलेप्स भी साथ में मिलेगा, तो उस कारण से डायफ्राम हेमीडायफ्राम एलिवेशन मिल सकता है। एक होता है मेल्टिंग आइस साइन, ठीक है, मेल्टिंग आइस क्यूब साइन। तो यहाँ पे जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, इन्फेक्शन हो गया, लेकिन धीरे धीरे जब वो क्लियरिंग होती है वापस, तो इज रैपिड क्लियरिंग ऑफ पल्मोनरी हेमरेज। रैपिड क्लियरिंग ऑफ पल्मोनरी हेमरेज मतलब जो आप रिपीटेड एक्सरे रिपीटेड सीटी कराओगे उसके अंदर रैपिड क्लियरिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी जो आइस क्यूब मेल्टिंग साइन आपको बोला जाता है। तो ये फॉलोइंग रिजोल्विंग आप बोल सकते हैं कि रिजोल्विंग फेज ऑफ पल्मोनरी इन्फेक्शन में ऐसा मिलता है, ठीक है। एक आता है फेरी रिंग साइन। फेरी रिंग साइन का क्या होता है? जैसे आपको इस तरह की रिंग में आपको मिलेगी, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि बीच में नॉर्मल लंग रहता है। यहाँ पे लंग नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे आपको जीजीओ मिलेगा, दिस इज जीजीओ। यहाँ पे नॉर्मल लंग में तो ऐसा नॉर्मल लंग रहेगा जस्ट एक रिंग रहेगी। तो फेरी रिंग साइन मेनली मिलता है सार्कोइडोसिस के अंदर। तो ये कंसोलिडेशन का पार्ट बचा हुआ था थोड़ा, वो मैंने कवर किया है। कुछ बचा हो, कुछ भी आप जानना चाहिए इसके अलावा कंसोलिडेशन के अंदर, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर एक और वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।